चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम पर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे एंड सेशन को साथ ही साथ में शेयर करते जाएंगे। जैसा कि प्रीवियसली आपके क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आज हम डील करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगातार मैं करा रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर्स में, ठीक है, मैं सिंपल सा आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, नहीं है तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर एक्सप्लेनेशन में से जहां कहीं भी है कोई ना एक आध दो क्वेश्चंस आपके जरूर रिपीट होंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन ही पूरा का पूरा कंप्लीटली यूनिट को डिफाइन कर देता है, ठीक है। और प्रीवियसली क्लासेस में आपने ये देखा भी होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। ठीक है, शब्द पर जोर देंगे, किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल, ठीक है, टर्म समझिएगा, सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। लेवी स्ट्रॉस, एस सिगमंड फ्रायड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स रेमर्ट। बताइए किसने सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। बताइए। 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 सामाजिक संरचना वाले उसमें आप पढ़े होंगे ये चीज। अरे, सामाजिक संरचना वाला जो स्ट्रक्चर था पार्सन्स की, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वहां से भी आपको हिंट मिल जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्सन्स का जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत है, वहां से आपको हिंट मिलेगी इस चीज की। नहीं मिल रही है हिंट क्या? मैंने क्या कहा, पेपर्स में हिंट्स को हमेशा देखो, प्रश्न की हिंट्स को देखो। संरचना की बात हो रही है, जाहिर सी बात है मार्क्स को और फ्रायड को, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये संरचना के सिद्धांत को लेकर बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। ना इन्होंने जनरली तौर पर किया है, ना इनका इसके साथ में रेलेवेंस है, ठीक। सिर्फ दो बचते हैं, लेमर्ट और स्ट्रॉस। अब अगर आप बात करते हैं संरचना को लेकर, स्ट्रक्चरल सिस्टम को लेकर, तो स्ट्रक्चरलिज्म में हम हमेशा किनको ज्यादा पढ़ते आते हैं? लेवी स्ट्रॉस को। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। किस नाम से हो जाएगा इसका? लेवी स्ट्रॉस का। अब यहां संरचना की बात हो रही है, तो संरचना को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं कि पार्सन्स क्या बात करते हैं। तो पार्सन्स ने कहा कि देखिए, सामाजिक संरचना के अलग अलग प्रारूप हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रारूप है जिसे कहते हैं सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना। पहला प्रारूप क्या है? सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? इसी का ही सेम है, लेकिन वो क्या है? वो अर्जित स्थिति को बताता है, मतलब कि सार्वभौमिक अर्जित संरचना। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अभी तो हम सर्व की बात कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर एक विशेष स्थिति को लेकर बात होगी, मतलब कि विशिष्ट प्रदत्त संरचना। और इसी का अगला क्रम क्या हो जाएगा? विशिष्ट अर्जित संरचना, ठीक। तो पार्सन्स ने इन चार को डिफाइन किया। पार्सन्स ने डिफाइन किया विशिष्ट अर्जित संरचना, विशिष्ट प्रदत्त संरचना, इन सब को लेकर, ठीक है। अब यहां इन सब के अपने अलग अलग टाइप थे।
जैसे कि सार्वभौमिक अर्ज संरचना। तो ये सब क्या है? ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पर के आप बात करते हैं गुणों को लेकर, जैसे कि किसी का इंटेलिजेंट होना, ठीक, किसी का बहुत ज्यादा क्लेवर होना, ठीक, कोई बहुत स्किलफुल है, ठीक। तो ये कैसे हैं? ये हमेशा हर देश हर काल में ये चीजें पाई जाने वाली हैं, ये कभी भी बदलाव नहीं हो जाएगा इनका, ठीक है। और ये अर्जित की जाती हैं। आप अगर बुद्धिमान है तो आपको जाहिर सी बात है आपको कहा जाएगा आपके पास बुद्धिमत्ता है। आपको अगर अच्छा नॉलेज है, आप कुशल हैं, तो आपको कहेंगे ये व्यक्ति कुशल है, ठीक, इसके पास कुशलता मौजूद है। उसी क्रम में कोई कहे कि व्यक्ति शार्प है, शार्प माइंडेड है, तो कहेंगे इज काइंड ऑफ अ क्लेवर पर्सन, इज काइंड ऑफ अ शार्प माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपकी अर्जित परिस्थितियां हैं। क्या है? सारी की सारी अर्जित परिस्थितियां हैं। वहीं प्रदत्त संरचना क्या होती है? प्रदत्त संरचनाएं सीधी सीधी हैं, मतलब के जो के सार्वभौमिक तौर पर प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर हो। मोस्टली ये बोला जाता है कि ये वह संरचनाएं हैं जो कि पीछे से चली आ रही हैं, ठीक है, मतलब के भूतकालिक संरचनाएं होती हैं, ठीक। उसी क्रम में इन दोनों को कैसे समझेंगे? तो ये विशिष्ट स्थितियों को दर्शाती हैं। जैसे कि विशिष्ट प्रदत्त संरचना क्या होगी कि भूतकालिक तौर पर चली तो आ रही है, लेकिन स्पेशली तौर पर, जैसे कि जो सार्वभौमिक अर्जित संरचना है वो प्रदत्त संरचना है, वो बात करता है भौतिक हिस्सों को, लेकिन जो विशिष्ट अर्जित संरचना होगी ये दो मूल्यों के हिसाब से चलेगी। पहला विशिष्ट सामाजिक मूल्य, दूसरा अर्जित सामाजिक मूल्य के आधार पर। और ये किस संरचना होंगी? जैसे कि वंश परंपरा होती है, ठीक है, परिवार है, गांव है, ये सब क्या है? ये सब वे प्रदत्त संरचनाएं हैं जो ये वे सब वो अर्जित संरचनाएं हैं जो आपको उपलब्ध होती हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है? पार्सन्स की इन चार संरचनाओं का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, कभी अगर पूछा जाए पेपर में तो इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मानदंड हैं। सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीयता, और इसमें एक रह गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। अरे नहीं, पूरा तो आपको आंसर निकालना है। हाँ, तथा स्थिर संतुलन, स्थिर दबाव, चलायमान संतुलन, चलायमान दबाव। बताइए, यहां पर पूछा गया है कि तीसरा कौन सा ऐड होगा, ठीक। दो तो दे दिए हैं। सबसे पहला ए सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, बी सामाजिक घटना की वांछनीयता, और सी क्या होगा? स्थिर संतुलन होगा, स्थिर दबाव होगा, चलायमान संतुलन होगा, चलायमान दबाव होगा। बताइए, मतलब स्थिर संतुलन होगा या स्थिर दबाव होगा, चलायमान संतुलन या चलायमान दबाव होगा, क्या होगा? नाडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा को लेकर बताइए, नाडेल की सामाजिक संरचना। बताइए, आपको याद होगा नाडेल की मैंने किताब का नाम बताया था, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इस नाम से बताई थी, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के नाम से। इस किताब में जिक्र किया था उन्होंने सामाजिक संरचना के मानदंडों का, और उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि देखिए सामाजिक संरचना के 3 मानदंड हैं। पहला, जो सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, मतलब सामाजिक घटना की किसी दोहरापन को, दोहराए जाने को लेकर बात करता है। दूसरा, सामाजिक घटना की वांछनीयता को लेकर बात करता है, कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात करता है। और तीसरा, वो चलायमान संतुलन को लेकर बात करता है। इसको चलायमान संतुलन को लेकर। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की अगर सबरी पूछी जाए कि किसको लेकर बात है तो याद रखेंगे, राइटर का पूछा जाए देन याद रखेंगे कि नाडेल है, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 3 मानदंड क्या है तो उन 3 मानदंडों का याद रखेंगे। मतलब एक ही प्रश्न में आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि एक प्रश्न में कितने कितने कारकों को लेकर
बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, उसके अलावा ये जो सामाजिक संरचना को लेकर बात है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे एप्लीकेशन के हैं, आपको मैंने एक किताब का नाम लिखाया था, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। किसकी थी? एमाइल की किताब थी ये, और एमाइल ने इस किताब में इस बात का जिक्र किया था, ठीक है, कि सामाजिक संरचना के प्रारूपों को लेकर किस प्रकार से समाज की व्यवस्थाएं काम करती हैं, किस प्रकार सब कुछ समाज से ही जड़ित है। ठीक है, और उन्होंने संरचना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, और उन्होंने इस चीज को दर्शाया भी था आगे चलकर कि सामाजिक संरचना की इकाई क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर मौजूद है, इसकी एक इकाई के तौर पर क्या है? कोई व्यक्ति है। पर्सन इज अ यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। और संरचना शब्द का प्रयोग भी उन्होंने इस अपनी किताब में किया था। ठीक है, तो इसका भी याद रखेंगे। चलिए, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका चलायमान संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी? फंक्शनल ऑप्शन की अवधारणा किसने दी? टॉलकॉट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अल्बर्ट कोहन, इमाइल दुर्खाइम। किसने दी? प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई या किसने दी? प्रकार्यात्मक विकल्प आंसर करिए। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताइए। बताइए, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? टॉलकॉट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अल्बर्ट कोहन, इमाइल दुर्खाइम। देखिए, प्रकार्यात्मक विकल्प को लेकर बात है, जाहिर सी बात है प्रकार्यात्मक फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे जाएं तो अगर तुक्का भी लगाओगे तो मर्टन पे जाकर रखोगे। ठीक है, बट मर्टन की थ्योरी है क्या, उस चीज को पहले समझो। स्थितिबद्ध स्थिति में क्या प्रकार्यात्मक विकल्प को लेकर बेसिकली जो टर्म था उनका, वो टर्म अलग अलग चीजों को डिफाइन करता था। जैसे कि उन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प से पहले ही, अगर हम बात करें पार्सन्स की, ठीक, तो पार्सन्स पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पार्सन्स का पहले समझिए। पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को दर्शाया था। जैसे कि उन्होंने कहा कि देखिए, अनुकूल लक्ष्य उपलब्धि, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण। इससे कुछ याद आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक नंबर के गधे हो। AGIL, अब याद आया? अब याद आया? नहीं आया? अडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, AGIL प्रारूप, अब तो याद आया होगा। तो AGIL प्रारूप की बात करते हैं पार्सन्स। पार्सन्स कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिति से पहले कुछ उसकी पूर्व आवश्यकताएं हैं। किसी भी चीज को किस तरह से अडेप्ट किया जाता है, क्या टारगेट्स होंगे, फिर एकीकरण, फिर उनके प्रतिमान अनुरक्षण, एक पैरामीटर सेट किया जाएगा पैराडाइम्स का। तो जब पार्सन्स ने इस AGIL फॉर्मेट को दिया तो मर्टन ने भी इसी क्रम में ये दर्शाया कि देखो, प्रकार्यात्मक विकल्प नामक जो अवधारणा है, वो अवधारणा
हर स्थिति को दर्शाती है, एक ऐसे पैराडाइम को दर्शाती है जो कि प्रकार्यात्मक विकल्प, अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिणामों को, अप्रकार्यात्मक चीजों को, दुष्कार्यों को, प्रकार्यों को, ऐसी स्थितियों को समन्वित करती है। और इन्हीं को उन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प के तौर पर दर्शाया था कि कोई भी फंक्शनल ऑप्शन के फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा प्रकारात्मक चीजें होती हो, ठीक है। वहां पर कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी निकल कर आ सकते हैं जिनकी आपने अपेक्षा ना रखी हो अपने फंक्शन के थ्रू। कुछ दुष्प्रकार भी हो सकते हैं, कुछ प्रकार भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा अवधारणा अकार्य और प्रकार वाली अवधारणा, वहां पर इस बात का जिक्र किया था। तो ये प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा को स्पष्ट करता है, ठीक है। किसके द्वारा की गई? आपके आर के मर्टन के साथ, ठीक है। और अगला कभी प्रश्न पूछा जाए कि AGIL जो प्रारूप है, ये प्रारूप किसका है, या ये फॉर्मेट किसका है, या ये अवधारणा किसकी है, देन याद रखेंगे टलकट पार्सन्स का। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विचलन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है, ठीक है। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानने वाला व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट कोहेन, आर के मर्टन, इमाइल दुर्खाइम या रेडक्लिफ ब्राउन? विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानने वाला व्यक्ति कौन है? बताइए। बताइए, विचलन को प्रकारात्मक मानने का काम किसका है? देखिए, प्रकार जो शब्द की अवधारणा थी, उस अवधारणा को पहले जीव विज्ञान के फॉर्मेट से लिया गया, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैं लिखने के लिए इस हाथ का प्रयोग करता हूं, बट देखने के लिए कि सही लिखा है या गलत लिखा है, अपनी आंखों का प्रयोग करता हूं। और मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इस बात के लिए मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूं। और इस चीज को बताने के लिए मैं अपनी किसका प्रयोग करता हूं? अपने मुख का प्रयोग करता हूं बताने के लिए, ठीक। और आप लोग आंसर करने के लिए कि सही है कि नहीं है, समझ आया नहीं आया, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से आप अपने प्रश्न से जस्टिफाई होते हैं, आंसर करते हैं और आंसर को समझते भी हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें मौजूद रहती हैं। तो फंक्शन क्या था? फंक्शन की अवधारणा जीव विज्ञान की अवधारणा थी। बाद में इसको सबके साथ में इंटीग्रेट करते हुए समझाया गया, ठीक। तो विचलन को उन्होंने प्रकारात्मक तौर पर जो माना था, वो मानने वाले कौन थे? आपके मर्टन। हिमाचल PCS में पूछा गया है, उसके अलावा झारखंड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। मतलब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था, बट इससे रिलेटेड था। मतलब कि वो प्रश्न और ये प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन है, ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर जाकर सेम जुड़ेगा। अगला, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए प्रश्न पढ़िए, उत्तर करिए। एटिक और एमिक की जो धारणा है, ये किसका है?
बताइए। एक टर्म आपको समझाता हूं मैं, एटिक एमिक। द फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव, exterior, and the second is perspective, interior। मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूं कि आप किसी एक जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो एमिक या एटिक का जो टर्म होगा वो बात करेगा कि एक ऐसा दृष्टिकोण को डेवलप करना जो कि बाहरी तौर पर अपने दृष्टिकोण को रखता हो। जैसे मैं किसी जनजाति का अध्ययन करने जाऊं तो कहूं उनके यहाँ पर की जाने वाली रीति रिवाजें या व्याख्याएं जो है, जो मैंने सब कुछ आज तक पढ़ा समझा जाना है, उसके आधार पर उसका अवलोकन करूंगा। दूसरा, एमिक जो दृष्टिकोण होगा वो दृष्टिकोण क्या कहेगा, उनके साथ रहकर उनकी व्यवस्थाओं को, उन सारी स्थितियों को समझना और उसके आधार पर अवलोकन करना। और ये एटिक और एमिक संस्कृति का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, ये केनेथ पाइक का दिया हुआ सिद्धांत है। किसका है, केनेथ पाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। क्लियर है, चलिए ठीक है, इस कोई जरूर याद रखना, ठीक है। और एटिक और एमिक के बीच में ही रियल वाली अवधारणा निवास करती है, मतलब वास्तविक स्थिति। अगला, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है, संस्कृति, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों, समाज की संरचनात्मक इकाइयां, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। बताइए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। बताइए यह अवधारणा किस पर जोर देती है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म किस पर जोर देता है। बताइए। बताइए। देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया के ऊपर जोर देता है। ये कहता है कि समाज गतिशील है और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग करने वाले द फर्स्ट पर्सन वाज हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर को इसके टर्म को यूज करने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पहले व्यक्ति के तौर पर बोला जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लोगों को। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के दृष्टिकोण को लेकर अगर हम बात करें तो सीधा सीधा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए समाज गतिशील है और समाज को निर्मित करने वाली सामाजिक क्रियाएं और सामाजिक जो भूमिकाएं हैं वे लगातार बदलती रहती हैं। इस आधार पर अगर हमें समाज का वास्तविक तौर पर अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन हम संरचनावादी दृष्टिकोण के आधार पर नहीं कर सकते। हमें उस दृष्टिकोण को समझने के लिए उस यथार्थ तक पहुंचना होगा जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ही संभव है। और इसके सपोर्टिंग में कौन कौन थे, हर्बर्ट ब्लूमर जैसे लोग इसके सपोर्ट में थे। उसके अलावा इसके सपोर्ट में आने वाले जीएच मीड, विलियम जेम्स, जॉन डेवे इत्यादि जो लोग थे वो इसके सपोर्ट में रहे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं, या वेबर के अकॉर्डिंग सारी की सारी मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं एक व्यक्ति द्वारा, तार्किकता द्वारा, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, समाज द्वारा। वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं किसके द्वारा, बताइए।
वेबर ने मानव क्रियाओं को निर्देशन किससे माना है? बताइए। वेबर द्वारा समस्त मानव क्रियाएं, तो वेबर कहता है कि समस्त मानव क्रियाएं अर्थ एवं प्रेरक द्वारा निर्धारित होती हैं। साथ ही साथ जब क्रियाओं की बात हो रही है तो सामाजिक क्रियाओं का टर्म जरूर समझ लीजिए कि वेबर सामाजिक क्रियाओं के लेकर क्या क्या बात करता है। वो कहता है कि जो सामाजिक क्रियाएं हैं उसके अलग अलग पार्ट हैं। वो कहता है कि सामाजिक क्रिया अलग अलग फॉर्मेट में परंपरात्मक भी होंगी, भावात्मक भी होंगी, ठीक है, वे मूल्यांकनात्मक भी होंगी और वे बौद्धिक भी होंगी। तो ये वेबर का मानना है कि जो समस्त सामाजिक क्रियाएं हैं वो 4 प्रकार में रहती हैं: परंपरागत, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक और बौद्धिक। ठीक, तो सामाजिक क्रिया के 4 वो पार्ट हैं। इसका भी याद रखना, कभी ना क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद रखा जाए तो याद रखना 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो परंपरात्मक, बौद्धिक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के, फिर से पढ़िए, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं तथा संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। क्या अंकित किया है? भूमिका और मूल्य को, नैतिकता अधिकार को, साधन साध्य को, साध्य मूल्यों को। बताइए क्या किया है अंकित? क्या अंकित किया है परेटो ने? क्या अंकित किया है परेटो को लेकर? कभी अगर और भी पूछे तो एक और याद रखना, अभिजात वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिट्स, कभी अगर और भी पूछे। ठीक है, चलिए बताइए। परेटो ने वैकल्पिक संभावनाओं के तौर पर किसको अंकित किया है? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं के लिए उसने क्या कहा है? उसने कहा था साधन और साध्य के रूप में इन्हें हम व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को मानते हैं, या वैकल्पिक संभावनाओं के तौर पर उसने साधन और साध्य को किया है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है? आर कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, यह कथन किसका है? आर कोलिंस का, कार्ल मार्क्स का, कोजर का, मैक्स वेबर का। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, ये आई थिंक दूसरी बार, सेकेंड टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम जो पूछा गया था ये हरियाणा के उसमें पर्सपेक्टिव में पूछा गया था, वहां पर था पेपर, और अभी ये आपके शायद हिमाचल के उस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है। बताइए, संगठन संघर्ष की रणभूमि है, लास्ट ही क्लास में बताया था, डिस्क्राइब भी किया था, कि अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा। सीधा आंसर क्या है? आर कोलिंस। जिनका सही है उस चीज को याद रखिए, नहीं सही है देन प्रीवियसली जो नोट कराया था उसको रिमाइंड करिए फिर से। अगला, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया क्या है? भौतिक जीवित के लिए उत्पादन, एकता, आपसी पहचान या वर्ग संघर्ष। ऐतिहासिक क्रिया क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग? ऐतिहासिक क्रिया आप किसे मानेंगे या क्या कहेंगे? बताइए।
उचित ऐतिहासिक क्रिया क्या होगी? वर्ग संघर्ष, नहीं माना। ठीक। आपसी पहचान, नहीं। एकता, नहीं। क्या होगा? भौतिक जीवित के लिए उत्पादन उसकी क्या है? उचित ऐतिहासिक क्रिया। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा जब मार्क्स बात करता है हीगल के कॉन्सेप्ट को लेकर, और हीगल के कॉन्सेप्ट के साथ में जब वो आगे बात करता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेकर। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो अवधारणा है वहां पर आप इस बात का जिक्र देखेंगे तो लेकर कि भौतिक जीवित के लिए जो उत्पादन है एक उचित ऐतिहासिक क्रिया है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचेतना और केवल स्वचेतना। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक संघर्ष के, द्वंद्व के, सामाजिक समष्टि के, या अलगाव के? स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही कारण है जिसके कारण एकता का बोध होता है, संघर्ष की शुरुआत होती है। ये किसके थ्रू है? किस कथन के अंतर्गत ये आता है? अच्छा एक बात बताओ, अलगाव वाली अवधारणा वो उसने अलग बोली थी, वहां तो स्वचेतना का मतलब ही नहीं था। वहां तो क्या बोलता है कि बंदा जो है एक तरीके से लाइफ में क्या रहता है, एकदम से डिप्रेस्ड फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में उसके अंदर क्या भावना आ जाती है, वो क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर से क्या होती है, धीरे धीरे लेस होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो कुल मिलाकर क्या होगा? सामाजिक संघर्ष की अवधारणा, क्योंकि द्वंद्व की अवधारणा में उसने इसका जिक्र नहीं किया। वो क्या बोलता है? सामाजिक संघर्ष की अवधारणा क्या करेगी? लोग इकट्ठे होंगे। वो हमेशा एक टर्म का इस्तेमाल करता था कि सर्वहारा वर्ग एक दिन क्या होगा, उठ खड़ा होगा और वर्जुआ वर्ग की शोषण के विरुद्ध वो अलग जलाएगा, इंकलाब होगा। एक ऐसा समय आएगा जब ना तो राज्य होगा और ना ही वर्ग होंगे, और ये सब कब होगा? सामाजिक संघर्ष के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी? मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी? लेविस कोजर, रेमंड अराउंड, एंथोनी गिडेंस एंड जॉर्ज रिट्जर। बताइए, मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई रेमंड एरोन के द्वारा। रेमंड एरोन की एक और किताब है वॉर के नाम से, एक किताब और है उनकी द डॉन ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री के नाम से। फिलोसफी के ऊपर भी इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है तो आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये उनके द्वारा कुछ कुछ लिखी गई किताब थी। एक किताब और है उनकी, पॉलिटिक्स एंड प्रे। ठीक है, ये उनकी प्रमुख कुछ किताबें हैं, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? रेमंड एरोन के द्वारा। और इसका जरूर नाम याद रखना, मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट नामक किताब। लगातार ये 3 बार ही पूछा जा चुका है अब तक, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने देखे थे उनमें। अगला, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया जानी जाती है। ठीक है, अगर आप
किसी जनरल थिंग से स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाएंगे, देन जो आपका तर्क है, ठीक है, जो आप रीजन दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका कैसा होगा? आगमन, निगमन, अनुभव, अवलोकन। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क का जाना कैसी प्रक्रिया है? अवलोकन तो नहीं होगा, अनुभव भी नहीं होगा। आगमन हो सकता है, निगमन हो सकता है। आगमन क्या कहता है? आगमन कहता है विशिष्ट से सामान्य की स्थिति, और निगमन क्या कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की स्थिति क्या कहलाती है? निगमन कहलाती है। ठीक है, तो तर्क अगर सामान्य से स्पेसिफिक मोड में जाता है, स्पेसिफिक कंडीशंस में जाएगा, देन हम क्या कहेंगे उसको? निगमन की स्थिति। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? गुडे एंड हार्ट, वैली केनेथ, अकॉफ, रसल एंड रेडमैन और अन्य। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? आंसर करिए, बताइए। बताइए। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च नामक किताब किसकी है? बताइए। देखिए यहाँ एक चीज का याद रखना, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च है, दैट मीन्स कि वो बेली कीनत की है। अगर यहाँ इनका जिक्र हो जाता ना, तो वो गुडे और हार्ट के पास आ जाता। ठीक है, तो ये बहुत माइनर से हैं। कुछ कुछ जो फेमस किताबें हैं, खास करके सोशियोलॉजिकल रिसर्च को लेकर जो किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च बेस्ड की बुक्स हैं, सोशियोलॉजी में रिसर्च की जो किताबें हैं, उन बुक्स के नाम रट्टा जरूर मार लेना, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत माइनर मिस्टेक्स के साथ में आएंगे, मतलब माइनर एरर के साथ में, एक कंफ्यूज होता हूँ। अगला, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है? पीबी यंग, गुडे एंड हार्ट, सी आर कोठारी, अर्ल बेबी। किसके द्वारा? यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है? किसका कथन है ये?
इसका है कोठारी का, गुडेनहार्ट का, अर्ल बेबी का। देखो सामाजिक अनुसंधान, मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स क्या हो सकते हैं, गुडेनहार्ट एंड पीबी यंग, ये प्रोबेबली आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों की बुक्स में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे। बट एक्चुअल जो आंसर है वो क्या है, पीबी यंग। इसके द्वारा है, पीबी यंग के द्वारा। जबकि सोशोलॉजिकल मेथड्स इन सोशोलॉजिकल रिसर्च नामक जो किताब थी वो उस किताब में ये स्टेटमेंट से रिलेवेंट ही स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, ये कुछ फेमस कोट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, उसमें आपको करवा भी दूंगा एक दिन, फेमस कोट्स एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। अगला, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। बताइए, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन और तथ्यों का संकलन। बताइए क्या होगा। क्या होगा, उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करना है अगर आपको अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में, इसके लिए क्या होगा, अनुसंधान यंत्रों का चयन, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों, नवीन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए रिसर्च करना ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। पहला, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दूसरा अकस्मात निदर्शन, तीसरा कोटा निदर्शन, चौथा स्तरीकृत निदर्शन। बताइए, जनसंख्या को विभिन्न स्तरों पर बांटना फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से करना, ये कौन सा है। अरे आप अलग अलग स्तरों पर बांट रहे हैं, ठीक, और फिर से उनका चुनाव करते हुए फिर से कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो किसको कहलाएगा, वो स्तरीकृत निदर्शन की स्थिति को दर्शाता है। जैसे स्तरीकृत निदर्शन की स्थिति को दर्शाएगा। क्लियर, आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सादृश्यता किसका स्रोत है। सादृश्यता किसका स्रोत है, आंकड़े तथ्य का, अवधारणा का, चर का, उपकल्पना का। बताइए, सादृश्यता किसका स्रोत है, आंकड़े तथ्य का, अवधारणा का, चर का या उपकल्पना का। बताइए, आंसर करिए इसका। उसके साथ साथ एक और चीज, जिनको क्लासेस का इश्यू आ रहा है, देन यूजीसी का आपका सोशियोलॉजी का पेड बैच चल रहा है, ठीक है, बट एप्लीकेशन पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां से। अगर कोई इशू आ रहा है देन आप मुझे मेल कर दीजिए, नहीं है तो आफ्टर द क्लास कमेंट कर दीजिए। मेल मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया हुआ है, फिर से यहाँ लिखा देता हूँ, RAJAT.exampour किया जाए .exapour@, ठीक है, नहीं है तो आप क्या करिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कोर्सेज में एनरोल होना है और कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये उपकल्पना का स्रोत है सादृश्यता। क्लियर है। चलिए, तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास से कुछ स्पेशल सेशंस की शुरुआत करते हैं, कुछ अलग अलग, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास है, इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे। और क्लास अगर अच्छी लगे देन उसको कमेंट करिए, लाइक करिए और आपके दोस्तों के बीच में शेयर करिए। साथ ही साथ में जिस किसी को पेड कोर्स में एनरोल होना है, देन नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर क्या करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिएगा, नीचे कॉलिंग नंबर भी उसमें दिया हुआ है, नहीं है तो आफ्टर द क्लास कमेंट कर दीजिए अपनी क्वेरी के साथ में, नहीं तो मेल कर दीजिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।